हेलो एवरीवन, हमारी क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 34 और इस सेट में हम उन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चन को इंक्लूड कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया और डेल्टा आंध्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ। डेल्टा आंध्र से क्या तात्पर्य है? यहाँ पे आंध्र प्रदेश का जो डेल्टा क्षेत्र था उसको डेल्टा आंध्र कहते हैं। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? होम रूल आंदोलन, वंदे आंदोलन, वंदे मातरम आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन या उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि जो बंगाल विभाजन के समय जो आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन, इसको आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है वंदे मातरम आंदोलन के नाम से। देखिए, वंदे मातरम आंदोलन 1905 के बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 11 फरवरी 1907 को आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। ये याद रखिएगा, कब शुरू हुआ था ये आंध्र प्रदेश में? 11 फरवरी 1907। 11 फरवरी 1907 को, ठीक है। और इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? हरि सर्वोत्थामा राव, पिंगली लक्ष्मी नारायण, कासिन घुनी वीरा, मल्ल्या, बोधी नारायण राव और अन्य थे। ठीक, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और बंगाल विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन जो आंध्र में हुआ था वो 11 फरवरी 1907 को हुआ था। ठीक, और फिर अप्रैल 1907 में बिपिन चंद्र पाल ने विजयवाड़ा और मुसलीपट्टनम की यात्रा की और स्वदेशी और वंदे मातरम की उत्पत्ति और अर्थ पर फिर इन्होंने भाषण दिया। मसूलीपट्टनम। आगे बढ़ते हैं। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया था। किस लिए? खिलाफत के लिए, सविनय अवज्ञा के लिए, स्वदेशी के लिए, दांडी मार्च के लिए या उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये जो तिरंगा झंडा था ये किस रंग का था? 3 रंग इसमें कौन कौन से थे? लाल, हरा और पीला। तो ये डिजाइन किया गया था स्वदेशी के लिए। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीले रंग का डिजाइन किया गया था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा शुरू किया गया था जो कि बंगाल विभाजन के विरोध में था। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? महिला शिक्षा के बजाय पुलिस और रेलवे के लिए वित्त पोषित, कलकत्ता निगम अधिनियम 1899, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? ये माना जाता है बंगाल को विभाजन करने के निर्णय के खिलाफ। इसके बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन मुख्यतः कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया के स्वरूप शुरू हुआ था। कर्जन के समय पे ये हुआ था, कर्जन द्वारा नहीं, कर्जन के समय पर। बंगाल विभाजन कर्जन के समय हुआ था और उसी समय फिर स्वदेशी आंदोलन इसके विरोध में शुरू हुआ। और अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में आयोजित एक बैठक में इसकी औपचारिक शुरुआत हुई। ठीक है, और स्वदेशी आंदोलन को बंग भंग विरोधी आंदोलन भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। बंगाल का विभाजन 1905 में ब्रिटिश वॉइसरॉय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? मिंटो, कर्जन, चेम्सफोर्ड, आर्थन या उपयुक्त में से कोई नहीं। बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश वॉइसरॉय के द्वारा किया गया? तो ये कर्जन के द्वारा किया गया। देखिए, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में हुआ। ठीक है, और ये विभाजन क्या बोल के किया गया कि हम ये विभाजन प्रशासनिक सुविधा के लिए कर रहे हैं। बोला गया प्रशासनिक सुविधा के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसका रियल मकसद क्या था कि जो राष्ट्रवाद की भावना उस समय पनप रही थी उसको नष्ट कर दिया जाए और हिंदू मुस्लिमों में फूट डाल दी जाए। ये इनका मेन उद्देश्य था, लेकिन इन्होंने किया इसको प्रशासनिक सुधार के नाम पे। ठीक है, और बंगाल विभाजन के बाद लोगों ने फिर स्वदेशी आंदोलन चलाया। इस आंदोलन में बंगाल का विरोध किया गया और जो बंगाल विभाजन था उसका निर्णय कब लिया गया था, ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी सीक्वेंस में भी लगाने के लिए पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसका निर्णय लिया गया था 19 जुलाई 1905 को और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में बंगाल विभाजन के विरुद्ध ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ और स्वदेशी अपनाने पे बल दिया गया। और फाइनली 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन लागू हुआ
और इस दिन फिर पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये डेट इंपॉर्टेंट है, 16 अक्टूबर 1905, याद रखिएगा इसको। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन लागू हुआ और पूरे बंगाल ने इसको शोक दिवस के रूप में मनाया। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक, रिचर्ड वेलेस्ली, वॉरेन हेस्टिंग्स, जोनाथन डंकन, या उपयुक्त में से कोई नहीं? फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, इसकी स्थापना करी गई थी रिचर्ड वेलेस्ली के द्वारा। देखिए, कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में तत्कालीन गवर्नर जनरल रिचर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी, जो कलकत्ता के फोर्ट विलियम परिसर के अंदर ही है। और इस कॉलेज का उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षण देना था। कौन कौन सी भारतीय भाषाओं का प्रशिक्षण? हिंदी, उर्दू, फारसी और बंगाली। याद रखिएगा, हिंदी, उर्दू, फारसी और बंगाली। किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार के द्वारा शस्त्र अधिनियम पारित किया गया, जो भारतीयों को हथियार रखने से मना करता है? 1878, 1942, 1895, 1905, या उपयुक्त में से कोई नहीं? किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार के द्वारा शस्त्र अधिनियम पारित किया गया? ये पारित किया गया 1878 में। देखिए, वर्ष 1878 में वायसरॉय लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में ब्रिटिश सरकार के द्वारा शस्त्र अधिनियम यानी कि आर्म्स एक्ट पारित किया गया। इसने भारतीयों को बिना लाइसेंस के हथियार रखने और उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध घोषित कर दिया, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि 1857 के विद्रोह की तरह फिर से कोई विद्रोह हो। ठीक है, और ये जो शस्त्र अधिनियम था, इससे यूरोपीय और यूरेशियाई लोगों को छूट थी। मेनली इसमें आप ये याद रखेंगे कि किस वर्ष ब्रिटिश सरकार के द्वारा शस्त्र अधिनियम पारित किया गया? 1873 में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। जिसमें भारतीयों को बिना लाइसेंस के हथियार रखने और उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध बना दिया गया था। संसद और उसके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियां भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई हैं? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 77, या उपयुक्त में से कोई नहीं? संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत है? तो यह है अनुच्छेद 105 के तहत। देखिए, संसद और उसके सदस्यों की शक्ति, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में है। ठीक है, और अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? यहाँ पे ये राष्ट्रपति के चुनाव से। ये राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। और अनुच्छेद 163 राज्यपाल के कार्यों में सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद की भूमिका का वर्णन करता है। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? 370, 380, 326, 356, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है कौन से अनुच्छेद के तहत? 356। राष्ट्रपति शासन क्या होता है कि जब किसी राज्य में संवैधानिक विफलता आ जाती है, वहां का जो प्रशासन है, शासन है, वो ठीक रूप से नहीं चल पाता है, तो राज्यपाल ये सोचते हैं कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। इस स्थिति में जो राज्य का नियंत्रण होता है वो सीधे भारत के राष्ट्रपति के पास आ जाता है। सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 20 जून 1951 में पेप्स्यू में लगाया गया था। ठीक है, पंजाब में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, प्रत्येक राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, या उपयुक्त में से कोई नहीं? यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो निर्वाचक मंडल बनता है उसमें में से कौन सा इसमें शामिल नहीं होता है? तो इसमें विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है,
कौन कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, इसके साथ साथ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होता है। जबकि राज्यों के विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का भाग नहीं होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी किसके किसके होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को क्या कहा जाता है? मंत्री का विधेयक, सरकारी विधेयक, निजी सदस्य विधेयक, गैर धन विधेयक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को कहते हैं सरकारी विधेयक। देखिए मंत्री द्वारा प्रस्तावित किसी भी विधेयक को सरकारी विधेयक कहा जाता है, क्योंकि ये विधेयक सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें सरकार की नीतियां, कार्यक्रम को शामिल किया जाता है। मंत्री के अलावा अगर कोई भी विधेयक पेश किया जाएगा तो उस विधेयक को क्या बोलेंगे? निजी विधेयक। निजी विधेयक। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50 या उपयुक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है, ये बात कर रहा है डीपीएसपी की। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थल और वस्तुओं की सुरक्षा संबंधित है अनुच्छेद 49 से, 49 से। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण करने से संबंधित है। और भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निदेशक सिद्धांतों का वर्णन है, जिसके कुछ अन्य अनुच्छेद और क्या क्या है, जैसे कि अनुच्छेद 48 ये क्या प्रावधान करता है? कृषि और पशुपालन का संगठन, मेनली इसमें गायों के वध पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 48 का ये पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करता है और वन और वन्य जीवों की रक्षा करता है। इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और अनुच्छेद 50 का प्रावधान करता है? ये प्रावधान करता है क्या? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं ये गैर प्रवर्तनीय होते हैं। ये गैर प्रवर्तनीय होते हैं, यानी कि इसके उल्लंघन पर न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? भूमि सुधार की, पंचायती राज प्रणाली की, मौलिक कर्तव्य की, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां या उपयुक्त में से कोई नहीं। अनुच्छेद 243 किसका प्रावधान करता है? ये प्रावधान करता है पंचायती राज प्रणाली का। ठीक है, और पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। कौन से भाग में? भाग 9 में। ये भी याद रखिएगा। और 9A में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगरीय शासन को, नगरीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था करता है। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य और अनुसूची 9 में भूमि उल्लेख का वर्णन किया गया, यानी कि यहाँ पे जो बाकी पॉइंट्स है भूमि सुधार की बात करी गई है अनुसूची 9 में। मौलिक कर्तव्यों की बात करी गई है भाग 4 में, आर्टिकल 51A में। ठीक है, भारत के संविधान की अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किसमें दिया हुआ है? कौन सी अनुसूची में? ATMM यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के प्रशासन का प्रावधान है। यह है 6ठी अनुसूची में। और 5वीं अनुसूची में ATMM के अलावा, ये याद रखिएगा। देखिए भारत के असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम
इसके प्रावधान छठी अनुसूची में है, ठीक है। और चौथी अनुसूची में क्या प्रावधान है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यों का राज्यसभा में सीटों में आवंटन, इसका प्रावधान है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। और 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है, भारत की नागरिकता से, भारत में भाषाओं से, भारतीय राज्यों की सीमाओं से, बच्चों के लिए शिक्षा से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 5 से 11 संबंधित है भारत की नागरिकता से। कौन से भाग में, भाग 2 में। अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता का प्रावधान करता है। देखिए, भारत की नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता से तात्पर्य है कि यहाँ के जो नागरिक हैं वो सिर्फ भारत के नागरिक हैं, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है। वो केंद्र के भी नागरिक होते हैं, जैसे कि वो यूएसए के भी नागरिक कहलाते हैं, और वहाँ का जो भी स्टेट होगा उसके भी नागरिक कहलाते हैं। यानी कि वहाँ पे दोहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, जबकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। और ये जो एकल नागरिकता का प्रावधान है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और संसद के द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है, जिसमें भारतीयों को नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त होती है। एक होती है जन्म से, एक होती है वंश परंपरा से, एक पंजीकरण से, देशीकरण से, और भूमि के अर्जन के द्वारा। ये 5 क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे भारत की नागरिकता प्राप्त होती है। जड़ का विलोम क्या है, जल, मूर्ख, विद्वान, चेतन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जड़ का विलोम होगा चेतन। लौकिक जगत की माया में सभी कैसे हुए हैं, इसमें रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बनाइए। लौकिक जगत, तो इसमें लौकिक का मेनली विलोम पूछा है, तो लौकिक का क्या हो जाएगा, अलौकिक हो जाएगा। लौकिक का अलौकिक, कुटिल का सरल, और सांसारिक का पारलौकिक। फिर निम्नलिखित में से असंगत विलोम युग्म कौन सा है, घात, प्रतिघात, प्रसारण, संकुचन, शाश्वत, सदैव, या उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा गलत है इसमें, तो शाश्वत, सदैव दोनों एक ही शब्द हैं। बाकी घात का प्रतिघात विलोम ठीक है, प्रसारण का संकुचन सही है। देखिए, शाश्वत और सदैव असंगत है। शाश्वत का विलोम क्या होता है, नश्वर होता है, ठीक है। व्यास का विलोम शब्द क्या है, समास, संश्लेषण, संक्षेप, लघु, या उपयुक्त में से कोई नहीं। व्यास का क्या हो जाएगा, समास। संक्षेप का क्या होता है, विस्तृत। समास का व्यास, ठीक है। और लघु का क्या होगा, दीर्घ। वैमनस्य का विलोम क्या होगा, तो वैमनस्य का सौम्यनस्य होगा। लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। अब यहाँ पे पूछा गया है ओजस्वी का विलोम क्या होगा। ओजस्वी का विलोम होगा कांतिहीन। ओजस्वी शब्द का विलोम क्या होता है, कांतिहीन। कांतिहीन मतलब निस्तेज। मलिन का क्या होता है, पवित्र, ठीक है, ये याद रखिएगा। आपदा की स्थिति में राज्य कार्यकारी समिति निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठा सकती है। वाहनों के यातायात को नियंत्रित करना, मलबा हटाना, आश्रय और भोजन उपलब्ध कराना, या उपयुक्त में से सभी, या कोई नहीं। राज्य कार्यकारी समिति कौन सा कदम उठा सकती है, तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। वो वाहनों के यातायात को नियंत्रित भी कर सकती है, मलबा भी हटा सकती है, आश्रय और भोजन भी उपलब्ध करा सकती है। देखिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्य कार्यकारी समिति को आपदा की स्थिति में सभी आवश्यक कदम उठाने का अधिकार है। इसमें यातायात नियंत्रित करना, मलबा हटाना और प्रभावित लोगों के लिए आश्रय और भोजन की व्यवस्था करना भी शामिल है।
15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार एनडीएमएफ का पूर्ण रूप क्या है? पढ़िए इसको क्वेश्चन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड। इसका उत्तर होगा बी, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड। 15वें वित्त आयोग ने राष्ट्रीय आपदा शमन कोष यानी कि नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड की स्थापना की सिफारिश करी थी ताकि आपदा की रोकथाम और उसके शमन यानी कि मिटिगेशन पर ध्यान दिया जा सके। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ राहत और प्रतिक्रिया पर केंद्रित है, जबकि एनडीएमएफ का उद्देश्य क्या है? आपदा जोखिमों को कम करना और तैयारी को और मजबूत करना। एसडीआरएफ खातों का ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है? राज्य के वित्त मंत्री द्वारा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। एसडीआरएफ खातों का ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है कैग के द्वारा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा। देखिए, एसडीआरएफ खातों का ऑडिट भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के द्वारा किया जाता है। इससे आपदा प्रबंधन के लिए आवंटित धन का सही उपयोग, पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित होती है। ठीक है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए एसडीआरएफ में केंद्र सरकार का योगदान कितने प्रतिशत का होता है? 50%, 75%, 90%, 100% या उपयुक्त में से कोई नहीं। एसडीआरएफ में केंद्र सरकार का योगदान कितने प्रतिशत का होता है? तो ये होता है 90% का, पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों में। देखिए, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए एसडीआरएफ में केंद्र सरकार का योगदान 90 होता है और राज्य सरकारों का कितना होता है? 10%, यानी कि 90:10 का रेशियो होता है। और यह व्यवस्था इन राज्यों की भौगोलिक कठिनाइयों और प्राकृतिक आपदाओं की अधिक संभावना को ध्यान में रखकर की गई है। साहीवाल गाय के नस्ल सुधार के लिए हाल ही में किस संस्थान ने ओवम पिकअप और आईवीएफ तकनीकी का सफल उपयोग किया? क्या होती है आईवीएफ तकनीकी? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर के वैज्ञानिकों ने। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर के द्वारा साहीवाल गाय के नस्ल के सुधार के लिए पिकअप, ओवम पिकअप और आईवीएफ तकनीकी का प्रयोग किया गया। और साहीवाल जो गाय होती है ये अत्यधिक गर्मी सहनशीलता और उच्च दूध उत्पादन के लिए जानी जाती है। दुर्लभ मृदा तत्वों के समूहों में कुल कितने धात्विक तत्व शामिल होते हैं? 12, 15, 17, 20 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दुर्लभ मृदा तत्वों के समूह में 17 धात्विक तत्व शामिल होते हैं। देखिए, दुर्लभ मृदा तत्व 17 धात्विक तत्वों का एक समूह होता है और इसमें आवर्त सारणी के 15 लेथोनाइट्स के साथ साथ स्कैंडियम और येट्रियम भी शामिल होता है। ये तत्व आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। ओवम पिकअप तकनीकी का मुख्य कार्य क्या होता है? गायों की दूध की गुणवत्ता की जांच करना, जीवित उच्च गुणवत्ता वाली मादा पशुओं से अंडाणु निकालना,
पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए टीका लगाना, पशुओं के चारे की गुणवत्ता में सुधार करना। ओवम पिकअप तकनीकी का मुख्य काम क्या है? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ओवम पिकअप तकनीकी। यह एक उन्नत प्रजनन तकनीकी है जिसमें अल्ट्रासाउंड मार्गदर्शन का प्रयोग करके जीवित उच्च गुणवत्ता वाली मादा पशुओं के अंडाणु निकाले जाते हैं। यानी कि इसका उत्तर क्या होगा? बी। इसके बाद इन्हें प्रयोगशाला में इन विट्रो में निषेचित किया जाता है, यानी कि फर्टिलाइज किया जाता है, और फिर सैरोगेट माताओं में स्थानांतरित कर दिया जाता है। गोबी मरुस्थल जो कि मंगोलिया में है, हाल ही में खोजा गया 1 सेंटीमीटर लंबा स्तनपायी जीवाश्म किस काल से संबंधित है? जुरासिक काल, लेट क्रिटेशियस काल, पैलियोजीन काल, ट्राइसिक काल, या इनमें से कोई नहीं? तो ये संबंधित है लेट क्रिटेशियस काल से। देखिए स्रोते के अनुसार मंगोलिया के गोबी मरुस्थल में मिला यह दुर्लभ स्तनपायी जीवाश्म लेट क्रिटेशियस काल यानी कि लगभग 75 से 100 मिलियन वर्ष पूर्व का है। यह जीवाश्म आधुनिक तकनीकी माइक्रो सिटी स्कैन की मदद से पहचाना गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। किसको किससे पहचाना गया है? माइक्रो सिटी स्कैनिंग से। तमिलनाडु के मुदुम तट पर स्वदेशी फ्लोटिंग लिडार बाय सिस्टम का सफल परीक्षण किस संस्थान के द्वारा किया गया है? इसरो, डीआरडीओ, एनआईओटी, आईआईटी मद्रास, या इनमें से कोई नहीं? तमिलनाडु के मुदुम तट पर स्वदेशी फ्लोटिंग लिडार बाय सिस्टम का सफल प्रयोग किस संस्थान के द्वारा किया गया है? ये किया गया है एनआईओटी के द्वारा। क्या है ये? राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा। जानते इसके बारे में? राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईओटी ने तमिलनाडु के तट पर इस सिस्टम का परीक्षण किया है। खुशबू मैम को बुला दीजिए। यह प्रणाली समुद्र तल से 300 मीटर ऊपर तक वायुमंडलीय डेटा और पवन प्रोफाइल को सटीक रूप से मापने में सक्षम है। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन खुशबू मैम डिस्कस करेंगी। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। आपके कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो कि उत्तर प्रदेश की भूमि का मापन से संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता है लेखपाल के एग्जाम में आपको ग्राम विकास के 5 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें लेखपाल से कार्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि भूमि के मापन की चीज़ें पूछी जाती हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र में योजनाएं चल रही हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में भूमि का मापन किन प्रमुख प्रणालियों के मिश्रण से किया जाता है या फिर प्रणालियों से किया जाता है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी प्रणालियां हैं जिनका यूज करते हैं उत्तर प्रदेश में भूमि को मापने के लिए। तो अगर आप देखें तो देखिए केवल मीट्रिक प्रणाली, देखिए जो मीट्रिक प्रणाली होती है उसमें अगर आप देखेंगे तो हेक्टेयर और मीटर आते हैं। ब्रिटिश प्रणाली में आप देखेंगे तो एकड़ और गज आता है, और पारंपरिक प्रणाली में आप देखेंगे तो बीघा और बिस्वा। आपने सुना होगा कि हमारा घर इतने बिस्वा पे बना हुआ है, या हमारे गांव में हमारे पास इतनी जमीन है, या किसी रिलेटिव के पास इतने बीघा जमीन है, इतने बिस्वा जमीन है। ठीक है, तो ये तीनों ही प्रणाली जो है वो उत्तर प्रदेश में मापन के लिए इस्तेमाल करी जाती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें तीनों ही प्रणाली है, तीनों ही के बारे में पढ़ना होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, भूदान आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से की गई थी? अब भूदान आंदोलन जो है वो ये एकदम इनिशियल टाइम का आंदोलन है, जब देश आजाद होने वाला था उसके आसपास। तो वहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जमीन से संबंधित प्रश्न है, तो इसमें आपको प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखिए तो इसमें जगह का नाम लिखा हुआ है चंपारण, पोचमपल्ली, दांडी, वर्धा।
तो इसमें से कौन सी जगह है, तो आपको पता है पोचमपल्ली तेलंगाना। ठीक है, इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं, देखिए डिटेल में समझ लीजिए। ये कब शुरू किया गया था, 18 अप्रैल 1951 में। तो हमने बोला देश आजादी के टाइम की बात है, उस समय जो जमींदार हुआ करते थे उनके पास बहुत सारी जमीन थी, और जो कृषक हुआ करते थे उनके पास जमीन नहीं रह गई थी, जमींदारी प्रथा, ठीक है, जो परमानेंट सेटलमेंट ये सब हुआ करता था उस टाइम पे, तो उसकी वजह से तो ये आंदोलन आचार्य विनोबा भावे ने इसको शुरू किया था, इसके संस्थापक थे। देखिए उसमें उद्देश्य क्या था, जमींदारों से स्वेच्छा से उनकी जमीन का 1/6 हिस्सा मांगकर उन्हें भूमिहीन किसानों और गरीबों में बांटना। ठीक है, ये चीज इसका उद्देश्य था। यह एक अहिंसक और स्वेच्छा भूमि सुधार आंदोलन था। बहुत हद तक इसमें सफलता नहीं मिली, पर कुछ लोगों ने अपनी स्वेच्छा से जो भूमि थी वो किसानों को दी। तो इसमें देखेंगे तो पोचमपल्ली गांव, तो जब पोचमपल्ली गांव के बारे में मतलब शुरू किया गया ये आंदोलन वहां से, तब ये आंध्र प्रदेश का पार्ट था। जैसे आपको पता होगा कि 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होकर एक नया स्टेट बना था। ठीक है, तो अब जो पोचमपल्ली है वो तेलंगाना में आने लगा। पर अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो क्या कहते हैं भूदान आंदोलन है, उसमें जो गांव पोचमपल्ली था वो इनिशियली उस टाइम पे किस स्टेट से संबंधित था, तो आपको आंध्र प्रदेश आंसर लगाना पड़ेगा। और वैसे पूछेगा तो आप पोचमपल्ली तेलंगाना में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और प्रथम दानकर्ता इनका नाम था वदरे रामचंद्र रेड्डी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, रामचंद्र रेड्डी इन्होंने 100 एकड़ जमीन दान की थी। ठीक है, कुछ अच्छे लोग भी हुआ करते थे उस टाइम पे भी, तो उन्होंने दान कर दिया। पर ये आंदोलन बहुत लंबे समय तक नहीं वर्क कर पाया, क्योंकि लोगों ने स्वेच्छा से दान नहीं किया था इतना जितना उनको करना चाहिए था। ठीक है, अब देखिए गहन कृषि जिला कार्यक्रम, एक गहन कृषि जिला कार्यक्रम शुरू किया गया था उस टाइम पे। और ये इसका क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये जो कार्यक्रम था वो कब शुरू किया गया और किसके सहयोग से शुरू किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें कब हो रही है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के टाइम के पीरियड में हम बात कर रहे हैं कि भूमि सुधार आंदोलन जो चले और कृषि का सुधार आंदोलन कौन सा चला। ठीक है, इस तरह से चीजें कैसे आगे बढ़ी, तो उस पर भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो 1960-61 फोर्ड फाउंडेशन एक थी यूएसए की, उसके साथ मिलकर ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, शुरुआत 1960-61 में हुई थी। फोर्ड फाउंडेशन यूएसए की सहायता से लागू किया गया। अब देखिए चुने हुए जिलों में किसानों को एक साथ बीज, खाद, ऋण और तकनीकी उपलब्ध कराकर कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि करना। तो ये चीज आप देख रहे हैं कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बीज, खाद और ऋण में उपलब्धता बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसको कोई ना कोई मंत्रालय चलाएगा। हमने बताया है कि कोई स्कीम होती है या कोई प्रोग्राम होता है तो उसको कोई मंत्रालय रन करता है, तो इसको कौन करेगा, कृषि और किसान कल्याण। ठीक है, कृषि से संबंधित है, तो जो कृषि और कल्याण मंत्रालय है वही इस फील्ड में काम कर रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यूपी का ये क्वेश्चन है, इसमें विश्वविद्यालय दिए हैं और उनको मिलाना है उनके कथन से। जो कथन यहाँ पर दिए हैं वो किस विश्वविद्यालय के बारे में कह रहा है उससे आपको मिलाना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, मैच द फॉलोइंग के। ठीक है, और इसमें अगर 1 या 2 आपको आता है, आप मैच कर लोगे तो आंसर तक पहुंच जाओगे। और एक चीज और है कि ये 4 जो मैच द फॉलोइंग के ऑप्शंस हैं, ये चारों अलग अलग क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो इनको ऐसे तैयार करिएगा कि आपको चारों के बारे में पता रहे, याद कर लीजिएगा। अब यूपी का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था, यूपी और एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा था। फिर आप देखेंगे तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय कौन सा कहाँ पर है, और उत्तर प्रदेश सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है। तो अगर आप चौथे का ऑप्शन मिलाने चाहें तो देखिए यहाँ पर एक आपको हिंट मिल जाएगा, राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। तो हम यहाँ से इसको मिला सकते हैं। अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो आप मिला सकते हैं। और यूपी का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका इलाहाबाद। यूपी और एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय ये बीएचयू है। ठीक, और अगर आप देखेंगे तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, तो ये कहाँ पर है, मुरादाबाद में। अब ये विश्वविद्यालय का नाम यहाँ पर दे दिया, जगह पूछ लिया है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह है, वो है मुरादाबाद। तो इसका मतलब इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो अगर हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे तो हम किसी क्वेश्चन के आंसर को नहीं जानते हुए भी हम उसका आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन दोनों का आंसर निकाल सकते थे। तो इस तरीके से आप आंसर तक
पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऐसे आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि 1887 में बना था। और आपसे ये सिंगल क्वेश्चन भी बनता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो वो बनारस BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नहीं है, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जो कि 1887 में बनाया गया था। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपसे एक सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है। और यूपी और एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है, वो है BHU। आप कभी अगर गए हो BHU घूमने या बनारस गए हो तो जरूर BHU जाइएगा। वो इतना बड़ा बना हुआ है कि चलते चलते वहां आदमी थक जाता है ना, बहुत दूर दूर, जो एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट इतनी दूर है कि आदमी थक जाता है। अब तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय कहाँ पर है, मुरादाबाद में, ठीक। तो ये भी याद कर लीजिए। और एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा, राष्ट्रीय टंडन, तो एक ही है, इसलिए इसको याद करना आसान भी है और याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। और ये कहाँ पर है, इलाहाबाद में, ये भी एक बात आप याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, किस संस्था ने लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में वनस्पति की विविधता और प्राचीनता का सर्वेक्षण, मानचित्रण और दस्तावेजीकरण किया? ये 2009 से 2010 के पीरियड की बात है। तो आपको ये इंस्टीट्यूट का नाम बताना है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो एक इंस्टीट्यूट है बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, ठीक है। इनका काम यही होता है। तो ये लखनऊ में पड़ता है और इसी ने ये काम किया। यह संस्था लखनऊ में स्थित है। भारत में पूरा वनस्पति विज्ञान पैलियोबॉटनी के क्षेत्र में अग्रणी है। 2009 और 10 में इसने लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों की वनस्पति की विविधता और प्राचीनता का सर्वेक्षण, मानचित्रण और दस्तावेजीकरण किया था। और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। तो आप याद रखिएगा, जो बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट है पैलियोबॉटनी का, वो कब बनाया गया था, तो वो 1946 में बनाया गया था, 1946 में बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति से 1 साल पहले, ऐसे याद कर लीजिए। देखिए कुछ ना कुछ ट्रिक डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारे फैक्ट हैं और बहुत सारे फैक्ट हैं। एग्जाम में फैक्ट की बम्बार्डमेंट हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे पूरे फैक्ट पूरे भेज दिए गए हैं। तो उसको हमें समझने के लिए ऐसे ही करना पड़ेगा। अब देश हमारा 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट कब बनाया गया, 1946 को बनाया गया। ऐसे याद कर लीजिए, ऐसे याद करेंगे तो ध्यान भी रहेगा और एग्जाम में करने में आसानी होगी, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सुगंध और सुरभि विकास केंद्र की स्थापना UNDP, UNIDO और उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से किस वर्ष की गई थी? तो अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि ये 1990-91 में बनाया गया था, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या था, आवश्यक तेल, सुगंध, स्वाद उद्योग को बढ़ावा देना और अनुसंधान और विकास करना, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में डैश में स्थित एक विश्वविद्यालय संबंध संस्था है। तो अगर आप देखेंगे भारत कला भवन कहाँ पर है, तो वाराणसी में है, भारत कला भवन, ठीक है, ये वाराणसी में है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में से संबंध है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1920 में की गई थी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। श्रीमती राधिका प्रसाद सिंह द्वारा की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। फिर आप देखिए इसमें क्वेश्चन है कि जो BHU है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना कब की गई थी? तो अगर आप देखेंगे तो उसकी स्थापना की गई थी 1916 में, ठीक है। और 1916 में की गई थी, ये याद रखिएगा। हमने 1887 में आपको कौन सा बताया है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो BHU जो है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्रीय विद्यालय, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संगीत संस्था विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? भारतीय संगीत संस्थान विश्वविद्यालय, तो ये आपको बताना है कहाँ पर है। तो ये आपको पता है, ये लखनऊ में। इसके बारे में हम एक बार और भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको रिवाइज कर लीजिए, विश्वविद्यालय, ठीक है। और ये क्या करता है, यह संगीत और नाट्य कला के क्षेत्र में प्रमुख संस्था है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जो लोग लखनऊ के आसपास रहते हैं उन्होंने देखी होगी ये इंस्टीट्यूट।
और जो लोग नहीं रहते वो याद कर ले, ठीक। फिर है अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 की पर्यटन नीति पे क्वेश्चन बनाया गया है। महाभारत सर्किट, ठीक है, के अंतर्गत आने वाले स्थानों का विकल्प की पहचान करिए। कि महाभारत सर्किट, कई सर्किट में डिवाइड किया गया है पर्यटन नीति में उत्तर प्रदेश को, तो उसमें जो महाभारत सर्किट है उसमें कौन कौन से जिले आते हैं ये आपको बताना है। तो इसमें है बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, गोकुल, अयोध्या, बिटूर, चित्रकूट, श्रृंगवेरपुर, मथुरा, गोंडा, प्रयागराज, कौशाम्बी, कपिलवस्तु, सारनाथ, संकीसा और श्रावस्ती। तो आप देखेंगे तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर है मथुरा, गोंडा, प्रयागराज और कौशाम्बी, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो कौन कौन से, देखिए हस्तिनापुर तो होगा ही होगा, ये आप ध्यान रखिए। कपिलवस्तु है, अयोध्या है, गोंडा है, मथुरा, प्रयाग, फिर एक है लायघाट, कौशाम्बी, श्रावस्ती, बिटूर और राह, ठीक है। ये महाभारत युद्ध में विदुर तीर्थ थे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये सारे जो हैं ये किसका पार्ट है, ये महाभारत जो सर्किट बनाई गई है उसका पार्ट है। तो इन जिलों के नाम भी याद रखिएगा। इसके अलावा भी जो सर्किट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। ये आपके लिए एक प्रश्न है कि बाकी सारी सर्किट के नाम और उनसे संबंधित जिले ये तैयार कर लीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। अब हम आ गए अपने कंप्यूटर के सेक्शन में। हमने कई बार इस पर बात की है कि कंप्यूटर का जो मतलब पेपर है या कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है वो आपके लिए हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, अगर आप यूपी के किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इसमें पूछ रहा है फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, तो एक चीज यहां से याद कर लीजिएगा, फोटोशॉप क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक। उसके बाद जिसका उपयोग इमेज एडिटिंग, ग्राफिक्स डिजाइन्स और डिजिटल आर्ट में, हमने ग्राफिक्स के बारे में कल बात की थी, उसमें हमने आपको बताया था कि जो इमेज की एडिट करते हैं, वीडियो की एडिटिंग होती है, ये सारी किस पे होती है, फोटोशॉप पे होती है। आजकल एक नया एप्लीकेशन चला है जो कैनवा है, उस पे होती है, ठीक है। एडिटिंग की बहुत सारी एप्लीकेशंस आती है, तो ये सॉफ्टवेयर है। अब इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी के पास इस सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार है, ठीक है। अब जैसे कोई कंपनी होती है वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, तो आप उस सॉफ्टवेयर को सिर्फ उसी कंपनी से परचेज कर सकते हैं। तो अगर हम फोटोशॉप की बात करते हैं तो फोटोशॉप जो है वो एडोब INC जो है उसका सॉफ्टवेयर है, और इसको एडोब INC के ही थ्रू परचेज किया जा सकता है, ठीक है। और ये कंपनी जो है वो 1982 में स्थापित की गई थी, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और आप याद रखिएगा कि फोटोशॉप जो है वो एक सॉफ्टवेयर है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निर्देशों का एक समूह है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किया जाने वाला एक विशिष्ट कार्य करता है। क्या होता है वो, तो निर्देशों का जो एक समूह है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्रोग्राम बोलते हैं, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम आदेशों का एक समूह होता है जो किसी विशिष्ट कार्य को निष्पादित करता है, ठीक है। एक प्रोग्राम बना दिया गया, उसमें क्या है, उसमें इंस्ट्रक्शंस डली होती हैं। जब वो प्रोग्राम आप रन कराएंगे तो जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई है उसके अकॉर्डिंग काम होगा, ठीक है। तो आदेशों का एक समूह है, आदेशों का एक ग्रुप है, इंस्ट्रक्शंस के ग्रुप हैं, उसको हमने एक प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब जब वो प्रोग्राम हम रन कराएंगे तो जो इंस्ट्रक्शंस उसमें दी गई हैं वो सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो की जाएंगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये कंप्यूटर को क्या बताता है, उसे क्या करना है, किस प्रकार करना है, यही कंप्यूटर को उपयोगी और सक्षम बनाता है। तो हमने क्या बात कही थी, ये सॉफ्टवेयर की जो खूबी है वो ये है कि वो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है, ठीक है। तो प्रोग्राम बताएगा उसे कि कंप्यूटर क्या करेगा। अब कौन सा प्रोग्राम उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए निर्देशों का अनुवाद करता है। तो अगर आप पूछें तो अनुवाद कौन करेगा, तो यहाँ मानक मशीन डिजाइनिंग, अगर हम देखें तो कंप्यूटर ऐसी डिवाइस है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है, कंप्यूटर। ये निर्देश उच्च स्तरीय भाषा जैसे कि पाइथन, जावा, सी में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो हम इसमें लिखते हैं प्रोग्राम और उसको कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें डिजायर्ड रिजल्ट देता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान कंप्यूटर में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है। तो अगर आप देखेंगे तो वो कोड है ASCII, ठीक है। ये कोड है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। ये कोड जो है वो वर्तमान कंप्यूटर में विश्व भर में प्रयोग किया जाता है या डेटा को प्रदर्शित करने के लिए 7 या 8 बिट का प्रयोग करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, आपके
विंडोज कंप्यूटर को लॉक करने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होती है। अब देखिए, इस तरह के शॉर्टकट पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आप जरूर तैयार कर लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन। जितने भी शॉर्टकट कीज हैं, चाहे वो MS वर्ड की बात करें, MS एक्सेल की बात करें, ठीक है, और सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, कीबोर्ड से हम जैसे F5 यूज करते हैं तो उससे रिफ्रेश हो जाता है कंप्यूटर, तो ऐसे ही पूछ सकता है कीज के बारे में। तो अगर आप देखेंगे तो विंडोज को जब L के साथ हम प्रेस करते हैं, विंडोज की और L को, तो क्या होता है, विंडो लॉक हो जाता है। शॉर्टकट की है क्या करने की, कंप्यूटर को लॉक करने की, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर आ गए हम डेटाबेस सिस्टम के बारे में गलत कथन का पहचान कीजिए। तो यहाँ पे गलत कथन की पहचान करनी है, और ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न में ये पूछ रहा है कि गलत बताइए, इनमें से सही कौन सा है ये बताइए, ये चीज बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब आप इसमें सही आंसर देख के टिक लगा देंगे, बाद में आप देखेंगे अरे इसमें तो गलत पूछा था, मेरा गलत हो गया, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो इसमें आप देखिए, आधुनिक डेटाबेस इस प्रकार डिजाइन किए गए हैं कि कई उपयोगकर्ता एक साथ डेटा तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए कंकरेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है, इसलिए विकल्प सी गलत है। अब इसमें देखिए, विकल्प सी पे आइए, सुरक्षा कारणों से डेटाबेस को एक समय में केवल एक ही उपयोगकर्ता द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि एक साथ हम कई उपयोगकर्ता को यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर ये बात गलत लिखिएगा। डेटाबेस को एक समय पर हम सिर्फ एक ही उपयोगकर्ता तक पहुंचा सकते हैं या यूज कर सकता है एक ही यूजर, ऐसा नहीं, मल्टीपल यूजर यूज कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक, अब हम अपने DI के सेक्शन में आ गए हैं, और डेटा इंटरप्रिटेशन में आज आपके पास जो क्वेश्चन है वो तालिका के फॉर्म में है, ठीक है। इसको टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, जिसमें एक टेबल दी होती है। जैसे यहाँ आप टेबल देखेंगे तो इसमें टेबल में वस्तुएं दी हुई हैं, इनका कॉस्ट प्राइस दिया है, लागत मूल्य, कितना लाभ हो रहा है वो यहाँ पर दिया हुआ है, और कितनी छूट दी गई है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपको करने हैं, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक। अब देखिए, पहले ये पढ़ लीजिए ध्यान। अब इसमें लिखा, तालिका एक दुकानदार द्वारा बेची गई वस्तुओं और उनकी कीमतों और लाभ को दर्शाती है। तो वस्तु क्या है, बैग है, शर्ट है, चश्मे हैं, पैंट है, पुस्तक है, ये वस्तुएं हैं जो उसने बेची हैं, और बेचने पर बैग को 230 रुपए में बेचा है, शर्ट को 320 रुपए में बेचा है, चश्मे को 200 में, और एक बार इसको लिख दे अगर आपको विजिबिलिटी ना हो। देखिए, ये है 230, ये है 320, ये है 200, और ये है 450, ये है 140, ठीक है। ये इसका कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस का मतलब देखिए, अब आज आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये बेसिकली जो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, उससे संबंधित है, जिसमें कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, इस पे होता है, ठीक। तो हम कॉन्सेप्ट वही यूज करेंगे, पर हम डेटा के फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे लाभ कितना हुआ है, 10% का, 15% का, 25% का, 12% का, और 20% का, तो ये आपको ध्यान देना है। और छूट क्या है, डिस्काउंट 48 रुपीज, 96 रुपीज, 35 रुपीज, 72 रुपीज, और यहाँ पे 14, ठीक है। ये आपको डिस्काउंट है। तो ये पूरा डेटा है, एक बार इसको ध्यान से समझ लीजिए। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दुकानदार ने एक ग्राहक को 2 शर्ट, ठीक है, अब उसने क्या किया है, 2 शर्ट, ठीक, और 3 चश्मे, और 2 पैंट, और 1 किताब, ये बेची है एक ग्राहक को। उसकी अनुमानित औसत लाभ, अब इसमें क्या करना है, लाभ तो बताना है पर औसत लाभ बताना है, ठीक है। तो हमें इन सारी वस्तुओं का लाभ जोड़ना पड़ेगा, और जब आप लाभ जोड़ेंगे तो उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसका औसत निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो लाभ देखिए कितना हो रहा है, 230 पे 10% हो रहा है, तो 230 से मतलब नहीं है, यहाँ पर आपको मतलब है कौन कौन सा प्रोडक्ट बेचा गया है। तो सबसे पहले बेचा गया है शर्ट, तो हम यहाँ पे शर्ट को देखेंगे, चश्मा देखेंगे, पैंट देखेंगे, और पुस्तक देखेंगे। तो शर्ट में
320 है, इसका आप 15% निकालिए तो कितना हो जाएगा ये 15% निकालिए, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 2 से 16 दूना 32, 16 32, 16 तिहाई 48। अब 48 रुपए का प्रॉफिट हुआ एक शर्ट में, पर बेची कितनी है, 2 शर्ट बेची है, ठीक है। तो हमें इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा 2 अट्ठे 16 के 6 हाथ से लगाई 2 चौका 8 1 9, 96 रुपए का लाभ हो गया इसको सिर्फ शर्ट पे, ठीक है। अब इसके बाद हम शर्ट के बाद जाएंगे चश्मे पे। तो जब चश्मे की बात करेंगे तो 200 रुपए का चश्मा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको आप भाग कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 50 रुपए। एक चश्मा बेचने पर 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, टोटल उसको कितना प्रॉफिट होगा 3 चश्मे पे 150 रुपए का। तो हमने 2 प्रॉफिट निकाल लिए, एक शर्ट का, एक पैंट, वो चश्मे का, पैंट और पुस्तक का निकालना। देखिए पुस्तक सिर्फ एक है, तो आप देखिए 140 पे 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो कितना आ जाएगा 14 दूना 28, तो यहाँ सिर्फ 28 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। और अगर हम पैंट की बात करते हैं तो हमें 450 रुपए में 12% का प्रॉफिट हुआ है, 450 12 का प्रॉफिट। तो अगर आप देखें तो कितना आ जाएगा 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 6 9 6 54, ठीक है 54। तो अगर हम यहाँ पर पैंट की बात करें तो 54 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, पर पैंट कितनी है 2, तो इसको आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब ये आ जाएगा 2 चौक 8, 2 पंचे 10, ठीक है। तो देखिए आपके पास कौन कितने कितने प्रॉफिट आ गए, 96 हो गया, 108 रुपए हो गया। अब प्रॉफिट देख लीजिए, एक तो प्रॉफिट हो गया ये आपका 150, ठीक, एक प्रॉफिट हो गया 28 रुपए बुक पे, एक प्रॉफिट हो गया 108 रुपए, ठीक, और एक प्रॉफिट हो गया 96 रुपए। अब इन सारे प्रॉफिट को जोड़ के आपको इसका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो ये एवरेज निकालने के लिए देखिए एवरेज, एक 150, ठीक, 96 है और 28 रुपए है, और एक कौन सा है, एक आपका है 108, ये आपको प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। इसमें विजिबिलिटी किसकी अच्छी है, ये रुकिए इसको हम एरेज करते हैं। यहाँ पर 150, 96, 28 प्लस 108, ये तो आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब इसका हमें एवरेज चाहिए, तो जब हम एवरेज निकालेंगे तो एवरेज कैसे निकलेगा, आप देखिए क्या क्या है, 2 शर्ट हैं तो एवरेज में यहाँ दो शर्ट लिखना पड़ेगा आपको, 2 शर्ट, फिर 3 चश्मे, फिर 2 पैंट और 1 किताब, ये हो गए। टोटल वस्तु कितनी है, तो टोटल वस्तु नीचे लिखना पड़ेगा, और ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ गया 8 8 16, 16 24, 24 में 2 गई तो ये आ गया 22, ठीक, 2 आ गया क्या हासिल, 2 और ये आ गया, ठीक है, 9 2 11, 11 5 16, 16 और 2 18 के 8 हासिल आ गई 1, 1 और 1 2, 1 ये 3, ठीक, इसको नीचे करेंगे 2 2 4, 4 3 7 1 8, ये आ गया आपका, ठीक। अब इसको अगर आप भाग करेंगे तो इसको आप 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 1 करने 2, 2 9 18, 2 1 करने 2, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको भाग करिए, 4 चौक 16, यहाँ पे आ गया 3 31, 4 8, 4 7 28, ठीक है। अब देखते हैं 47 है ऑप्शन में कहीं, नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको देखना है, अब यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए 47 के आसपास वैल्यू आ रही है, यहाँ पर 47 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा आंसर, ठीक,
ये हो गया आपका। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि अंगूठी की लागत मूल्य, अब इसमें अंगूठी तो कहीं दिया हुआ नहीं है, पर आपसे क्वेश्चन अंगूठी का पूछ लिया है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको समझेंगे। यदि अंगूठी की लागत मूल्य शर्ट की लागत मूल्य शर्ट से 30% अधिक है, तो शर्ट की लागत कितनी है, शर्ट की 320 है, और अंगूठी की अगर आप बात करें तो अंगूठी की कितनी हो जाएगी, 30% ज्यादा है 320 से। ठीक, ये चीज आपको दी हुई है। फिर आ गए हम लोग, अधिक है और दुकानदार 35% छूट देकर 25% का लाभ चाहता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज तो हमें समझ में आ गई। अब ये क्या कह रहा है कि जो अंगूठी है इस पे क्या करेगा, 35% की छूट देगा, और छूट देने के बाद भी 25% का प्रॉफिट होना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, तो पहले तो क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया कि हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि अंगूठी का लागत मूल्य कितना होगा। फिर लागत मूल्य से हमें 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो हमें 20 से जो सेलिंग प्राइस है वो मिल गया। अब हमें छूट निकालनी है कि 35% छूट देने के बाद भी 25% का क्या कहते हैं प्रॉफिट मिलता रहे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, देखिए इसमें आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए शर्ट का क्रय मूल्य कितना है, 320 रुपए, समझ गए। अगर हम अंगूठी का क्रय मूल्य निकाले, हमने बोला सीपी कैसे निकलेगा, 320 का 30%, तो 130% कर दीजिए, तो 320 गुणे 130 बटे 100, ये आप जब करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 32 गुणे 13। ठीक है, अब ये आ जाएगा आपका 416, तो 416 रुपए जो है वो अंगूठी की कॉस्ट प्राइस निकल गई, ये तो हमें पता चल गया। अब ये क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि अंकित मूल्य, तो एक फॉर्मूला होता है अगर आपको अंकित मूल्य निकालना है, ठीक है, तो किसी भी अंकित मूल्य निकालने के लिए यहां पर आपको सीपी जो क्रय मूल्य होता है इसको गुणा करना पड़ेगा 100 प्लस प्रॉफिट, आपको लाभ कितना चाहिए, और इसको डिवाइड करिए 100 माइनस आपको छूट कितनी चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है इसको आप तैयार कर लीजिएगा, डायरेक्ट अंकित मूल्य यहीं से निकाल लीजिएगा। ठीक, उसको पूरा प्रोसेस सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहां से हम डायरेक्ट आंसर उस पे जा सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना, ये याद करिए। ठीक, अब इसमें अगर हम इसको ये आपको याद करना है। अब इसको डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू को रखिए और इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें प्रॉफिट कितना चाहिए, 25% का। अब यहां पर हम क्या लिख देंगे, देखिए जो प्राइस आ गया है वो 416 आ गया अंगूठी का, इसको गुणा करिए, इसको हम क्रय मूल्य को क्या करेंगे 100 प्लस प्रॉफिट हमें कितना चाहिए 25% का। ठीक है, और हमें छूट कितनी देनी है 35% की। बस इसको आपको सॉल्व करना है, ये आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर 800 रुपए आ जाएगा। ठीक है, 125 बटे 65, इसको हमें सॉल्व करना है 416 के साथ गुणा करके, ये आपका 800 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम 800 में अंगूठी को बेचेंगे तो बेचने के बाद हमने क्या किया, वो हमने 800 रुपए प्रिंट प्राइस रख दिया। ठीक है, अब 800 पे हम 35% की छूट दे देंगे, तो जब हम 35% की छूट देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 416 का 25% ज्यादा होगी, बस ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आप ये यूज कर लीजिएगा जो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला, ये ठीक, ये आपको ध्यान देना है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसमें क्या कह रहा है, स्नेहा ने एक शर्ट के बारे में बात कर रहा है। ठीक, कितनी है, एक। फिर 2 बैग पे आ जाइए, ये 2 लिए हैं,
और एक पैंट खरीदी। पैंट कितनी है? एक। दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% अतिरिक्त छूट दी, अंकित मूल्य पर। ठीक है, अभी यहाँ पर प्रिंट प्राइस की बात चल रही है। ठीक, अंकित मूल्य पर, ये आपको ध्यान रखना है। दुकान द्वारा अनुमानित कुल लाभ ज्ञात कीजिए। अब अनुमानित कुल लाभ कैसे निकालेंगे? देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले शर्ट का क्रय मूल्य आपको पता है, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शर्ट 320 रुपए की है और 96 रुपए छूट दिए गए हैं, तो हमें 320 में 96 जोड़ना पड़ेगा। ये 6 हो गया, 9 2 11 और 3 1 4, तो आपका कितना आ गया? ये आ गया आपका, एक मिनट, छूट। हाँ ठीक है, देखिए ऐसे नहीं निकालेंगे। पहले हम जो सीपी दिया हुआ है 320, इस पे 15% का प्रॉफिट निकालेंगे। तो जब 115% की जो वैल्यू आएगी उसमें फिर हम 96 जोड़ेंगे, वो हमने छूट दे रखी है, तो इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, ये है अंकित मूल्य निकालने का तरीका, तो वो निकालेंगे। ठीक, तो देखिए 5% छूट के बाद नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो जो आप देख रहे हैं इसमें, देखिए अब इसमें 5% छूट, ये आपका प्राइस है जो प्रिंटिंग रेट है। ठीक, तो ये अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य पे 5% की छूट दे दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 440.86। और अगर हम प्रॉफिट देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 24.80। क्यों? क्योंकि हमको क्रय मूल्य से घटाना पड़ेगा इसको, तो हमें पता चल जाएगा कि प्रॉफिट कितना हुआ। ये प्रॉफिट आप निकालेंगे। फिर आप देखेंगे एक बैग का 460 रुपए, फिर हम क्या कर रहे हैं, उस पर 5% की, जो उसका प्रिंटिंग प्राइस है 602 रुपए, 5% की छूट दी, लाभ निकाला 15.92। ऐसे ही पैंट में निकालेंगे। तो पैंट में आप देखेंगे तो जो क्रय मूल्य है वो आपका 450 रुपए है, अंकित मूल्य आपका आ जाएगा 576 रुपए। ठीक, तो फिर इसके बाद हम 5% की छूट देंगे, फिर लाभ निकालेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 25.20 रुपए। और फिर कुल लाभ कितना हुआ? तो ये 24.8, 15.9, 25 जो, तो ये 65.9। ठीक है, 65.9। ठीक, ये है आपका आंसर। ठीक है, इसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, इसके आगे के क्वेश्चन इसमें नहीं दिख रहे हैं, तो हम इसके आगे क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। इसके अलावा आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली